अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आजकल हर बंदे की ज़ुबान पे एक सवाल बहुत आम है और वो सवाल ये है कि क्या प्रॉपर्टी की प्राइसेस इतनी गिरने जा रही हैं कि लोग प्रॉपर्टी का जो डिक्लाइन था 2008 का, कि लोग 2008 को भूल जाएंगे। 2008 में भी प्रॉपर्टी बहुत बुरे तरीके से क्रैश हुई थी और लोग ये डर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट जिन्होंने की हुई है या जो करने वाले हैं या प्रॉपर्टी से जिस किसी का किसी ना किसी तरह से डायरेक्टली इनडायरेक्टली वास्ता है, वो लोग लाजमी ये चीज़ सोचते हैं, उनको इस सवाल का जवाब नहीं मिलता कि ऐसा ना हो कि प्रॉपर्टी की प्राइसेस गिर जाएं। आज हम अपनी वीडियो में इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। उसके लिए सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि 2008 में हुआ क्या था, क्यों प्राइसेस गिरी थी 2008 में। क्या वो वाले हालात और आज वाले हालात मैच करते हैं? क्या अभी भी प्रॉपर्टी की प्राइसेस गिरेंगी, प्रॉपर्टी क्रैश होगी? तो सबसे पहले हम जानते हैं कि 2008 में बेसिकली रीज़न्स क्या थी। अगर 2008 में प्रॉपर्टी के डिक्लाइन की रीज़न्स को देखा जाए तो उसमें जो मेन रीज़न्स थी, जिसमें से एक पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक जो कंडीशंस थी वो अच्छी नहीं थी, जो कि आज भी हैं, ऐसा ही सिचुएशन है। और दूसरा ये था कि पहले प्राइसेस तकरीबन 20 to 30% पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सिचुएशन की वजह से गिरी। उसके बाद अचानक से मुंबई का एक इशू हुआ था इंडिया में, ये अटैक्स वगैरह का, तो उसकी वजह से पाकिस्तान और इंडिया के बीच में टेंशन बन गई थी। यानी पहले 20 to 30% प्राइसेस गिरी। उसके बाद इस इशू की वजह से, इस टेंशन की वजह से, दोनों कंट्रीज़ के माबेन ये जो टेंशन क्रिएट हुई थी, इसकी वजह से तकरीबन 5 to 15% और प्राइसेस गिर गई थी। यानी आप ये कह लें कि बिटवीन 20 to 30% ऑलरेडी प्राइसेस गिरी हूँ, तो अगर 5 to 15% और गिरती हैं तो ये अराउंड 50% के करीब में प्रॉपर्टी का डिक्लाइन आ गया था उस वक्त। यानी जो प्लॉट आपको 50 लाख का मिलता था वो 25 लाख का हो गया था, जो कि एक बहुत बड़ा क्रैश था प्रॉपर्टी के लिए। और इसके बाद एक बड़ी रीज़न ये भी थी कि उस वक्त कराची के हालात ऐसे नहीं थे। कराची में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन इंतहाई ख़राब थी और जिसकी वजह से ओवरऑल प्रॉपर्टी के ऊपर काफ़ी असर पड़ा था। क्योंकि पाकिस्तान की अगर किसी भी सिटी के अंदर टेंशन हो या हालात अच्छे ना हों तो वो उसका असर पूरे मुल्क में पड़ता है। फिर मीडिया भी उसी तरह काम कर रहा होता है, फिर लोगों के अंदर एक बेचैनी सी पैदा होती है और फिर लोग समझते हैं कि यार पता नहीं आगे क्या होने वाला है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो 2008 से कुछ अर्सा पहले कुछ जो पाकिस्तान के मेन इन्वेस्टर्स थे, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स थे, उन्होंने दुबई में इन्वेस्ट किया हुआ था और दुबई की प्रॉपर्टीज़ में काफ़ी बूम आया था। तो वहाँ से यानी 2008 के पास ही लोगों ने वहाँ से प्रॉपर्टीज़ सेल करके, वहाँ से प्रॉफिट्स कमा के तो यहाँ पाकिस्तान में इन्वेस्ट किया हुआ था। लेकिन जब यहाँ पे पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक्स कंडीशंस यहाँ पे सही नहीं थी, प्रॉपर्टी गिर रही थी, तो फिर उन लोगों ने अपना पैसा निकालना शुरू कर दिया। तो जब ऑब्वियसली बड़ा इन्वेस्टर जब मार्केट से पैसा निकालना शुरू कर दे तो उसका बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है प्राइसेस के ऊपर और वो फिर और डाउन जाती हैं। और यहाँ पे ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो गई थी कि जो मीडियम और स्मॉल इन्वेस्टर थे, मीडियम और स्मॉल इन्वेस्टर्स ने अपना जो इन्वेस्टमेंट प्लान्स थे वो पोस्टपोन कर दिए थे, होल्ड कर दिए थे, या फिर उन्होंने ज़्यादातर ये कर दिया था कि जो नेशनल सेविंग स्कीम्स थी उनके अंदर इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया था और बैंक्स के अंदर इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया था, क्योंकि बैंक्स भी उस वक्त हाई रिटर्न ऑफर कर रहे थे और स्कीम्स भी। सारी सिचुएशन की वजह से लोग प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने से डरते थे और वो ये समझते थे कि हमारा पैसा एटलीस्ट सेव रहेगा और वहाँ से हमें रिटर्न भी अच्छा आता रहेगा बैंक्स में से। और इसमें एक चीज़ और भी हो गई थी कि सिर्फ 3 बैंक्स जो है वो उस वक्त लोन ऑफ़र कर रहे थे, बैंक लोन ऑफ़र कर रहे थे हाउसिंग के लिए, और बैंक्स भी इससे डर गए थे कि प्रॉपर्टी की प्राइसेस गिर रही हैं। उसमें से एक प्राइवेट बैंक था और एक फ़ॉरेन बैंक था। और उससे पहले जब हालात नॉर्मल थे तो तकरीबन 15 बैंक्स थे जो हाउसिंग लोन ऑफ़र कर रहे थे, लोगों को घर बनाने के लिए लोन दे रहे थे, पैसा दे रहे थे, कर्जा दे रहे थे, लेकिन वो उस वक्त दे रहे थे जब प्रॉपर्टी के दिन अच्छे थे। तो ये कुछ मेन रीज़न्स थी कि 2008 में प्रॉपर्टी फिर इस तरह से क्रैश किया है प्रॉपर्टी ने। और ये ऑल ओवर दी वर्ल्ड हुआ था, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं हुआ था, ये पूरी दुनिया में प्रॉपर्टी इस तरह से क्रैश हुई थी। लेकिन ऑन दी अदर हैंड अगर हम आज देखें इसको कि आज क्या सिचुएशन है, क्या
ऐसे ही हालात हैं प्रॉपर्टी के। अच्छा जी, अब हम देखते हैं कि जो 2008 में जो रीजंस थी प्रॉपर्टी गिरने की, आज में और 2008 में फ़र्क क्या है। सबसे पहले हम लेते हैं पॉलिटिकल सिचुएशन को। पॉलिटिकल सिचुएशन में अगर देखा जाए तो पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी थी, उस वक्त भी थी और आज भी है। और दूसरा ये है कि इकोनॉमिक कंडीशन को देखा जाए तो वो आज मुझे ज़्यादा लग रही है, उस वक्त भी थी। इकोनॉमिक सिचुएशंस इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं थी, लेकिन ये था कि उस वक्त प्राइसेस फिर भी आज से प्राइसेस तो कम ही थी। इस टाइम में ये हुआ है कि डॉलर को इतना बड़ा जंप लगा है, पेट्रोल ओवरऑल जो है वो महंगा हुआ है। हाँ, उस वक्त पाकिस्तान में प्राइसेस ज़्यादा थीं, लेकिन ये था कि पूरी दुनिया के अंदर प्राइसेस के ऊपर कंट्रोल था, यानी प्रॉपर्टी से हट के जो चीज़ें अशिया ज़रूरिया हैं उनके ऊपर कंट्रोल था। लेकिन आज क्या है कि इंटरनेशनल लेवल के ऊपर हर चीज़ की प्राइसेस बढ़ रही हैं, पेट्रोल महंगा है, वो सारी चीज़ों का इम्पैक्ट जो है वो डायरेक्टली पाकिस्तान की इकोनॉमी के ऊपर पड़ता है, क्योंकि बाहर से जब क्रूड ऑयल वगैरह आता है तो वो चीज़ें फिर इम्पैक्ट क्रिएट करती हैं। एक चीज़ का फ़र्क है कि उस वक्त जो है वो दो कंट्रीज़ के बीच में टेंशन थी, यानी पाकिस्तान और इंडिया के बीच में टेंशन थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज ऐसी चीज़ नहीं है। अब हम आते हैं कि प्रॉपर्टी की प्राइसेस के ऊपर, कि उस वक्त की प्राइसेस और आज की प्राइसेस का जो डिक्लाइन है वो अभी तक कितना है। उस वक्त की प्राइसेस जो है वो डिक्लाइन, लेट से आप अगर बिटवीन 30 to 40% भी कर लें, एक प्लॉट जो 1 करोड़ का है वो अगर 60 लाख का आ जाएगा तो ये बहुत बड़ा चेंज है, बहुत बड़ा डिक्लाइन और क्रैश है। लेकिन आज अगर देखा जाए, लेट से कुछ अर्सा पहले जो प्लॉट 90 लाख का था, यानी आप साल पहले ही कह लें, तो वो प्लॉट ज़्यादा से ज़्यादा अगर गिरा है तो 10 लाख गिरा है या 15 लाख गिरा है, इससे ज़्यादा नहीं गिरा। मतलब इसको क्रैश नहीं बोलेंगे। मार्केट में इस तरह की करेक्शंस टाइम टू टाइम होती रहती हैं। हाँ, 10 से 15 लाख का जो गैप है वो इतना छोटा गैप भी नहीं है, लेकिन फिर भी 5-6 लाख 7 लाख प्रॉपर्टी के अंदर ऊपर नीचे होना इट इज़ नॉर्मल। लेकिन इससे ज़्यादा होना उस एज के ऊपर चला जाता है कि यार अगर लेट से 15 लाख गिरा, इससे ज़्यादा गिरा तो फिर प्रॉब्लम है। तो मतलब हम ये कह सकते हैं कि हम एज के ऊपर हैं अभी भी। तो फिर काफ़ी सारी ऐसी जगह हैं कि अभी भी प्रॉपर्टी रिकवर कर रही है। लेकिन यहाँ पे आज प्लस पॉइंट ये है इन्वेस्टर्स के लिए, एंड यूज़र्स के लिए और प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट रखने वालों के लिए, वो डिफरेंस ये है कि 2008 में लोगों के पास इतने ऑप्शंस नहीं होते थे इन्वेस्टमेंट के। मतलब इतनी हाउसिंग सोसाइटीज़ नहीं आती थी, लोगों को बड़े बड़े रिस्क लेने पड़ते थे। लोगों के पास सिर्फ 3 चॉइसेस थी। नंबर 1 कि आप प्रॉपर्टी के अंदर लगाएं, रिस्क ले लें, या पैसे बन गए या पहले भी डूब गए। और दूसरा ऑप्शन ये था कि आप पैसे अपने पास रखें। तीसरा ऑप्शन ये था आप बैंक्स में लगा दें, इंटरेस्ट रेट के ऊपर लगा दें, या गवर्नमेंट की स्कीम्स के अंदर पैसे रख लें आप। लेकिन आज के दौर में अगर ऑप्शंस देखे जाएं तो काफ़ी सारे हैं। लेट से आज के टाइम में हाउसिंग सोसाइटीज़ बहुत ज़्यादा हैं और हर लेवल की इन्वेस्टमेंट है, यानी 5 लाख की इन्वेस्टमेंट, 10 लाख की, 15 लाख की। अब यहाँ पे तो कहते हैं लोग कि हाउसिंग सोसाइटी ज़्यादा हो गई, हर बंदे ने ये काम शुरू कर दिया, ऐसे हो गया वैसे हो गया। लेकिन यहाँ पे लोग इसको उस नज़र से नहीं देखते कि लोगों के पास ऑप्शंस भी काफ़ी आ गए हैं इसकी वजह से। मतलब अगर हाउसिंग सोसाइटीज़ ये ना आती, जो उस वक्त नहीं थी, 2008 में इतनी ज़्यादा हाउसिंग सोसाइटीज़ नहीं थी कि आपको इंस्टॉलमेंट के ऊपर प्लॉट मिल जाए। मतलब ये नहीं होता था उस वक्त कि आपने 5 लाख रुपए दिए और 7 लाख या 10 लाख रुपए दिए और आपने 50 लाख का प्लॉट बुक कर लिया और आप अगले 3 साल में पैसे देंगे आराम आराम से। मतलब अभी आपने अगर 5-7 लाख रुपए दे के प्लॉट बुक कर लिया तो आपको क्या रिस्क है? आप तो रिस्क में से निकले हुए हैं ऑलरेडी। जब आपने प्लॉट लेने से पहले आपने जिस हाउसिंग प्रोजेक्ट में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं वहाँ पे आपने ये देखा है कि इसका डेवलपर अच्छा है, इसकी एनओसी हुई है या हो जाएगी, ये डेवलपर चीट नहीं करेगा, ये एक ब्रांड है जिसमें मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ। तो जब आपने ये चीज़ें वेरीफाई की, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर दी, आपने बुकिंग कर दी, तो आपने तो अपना रिस्क वहाँ पे आप ये कह लें कि 90% आप रिस्क में से निकल गए। आप सुकून से आप इंस्टॉलमेंट्स पे करें। ज़्यादातर लोग जो सोसाइटीज़ में इन्वेस्ट करते हैं वो लॉन्ग टर्म वाले होते हैं, और शॉर्ट टर्म वाले लोग जो है वो फिर अगर उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता तो वो भी लॉन्ग टर्म के लिए ही पैसा इन्वेस्ट करते हैं। मतलब कोई ना कोई ऑप्शन तो होता ही है ना। तो अगर देखा जाए तो ये वाला ऑप्शन हमारे पास 2008 में नहीं था।
लेकिन आज हमारे पास ये ऑप्शन है। अगर हमें ये डर है, यहाँ पे हमारे पास जो बेस्ट ऑप्शन है वो ये है कि जो लोग सिर्फ इन्वेस्टमेंट के लिए करना चाहते हैं, उनके पास लिमिटेड जमा पूंजी है, तो वो लोग अपनी मिनिमम इन्वेस्टमेंट करें। और मिनिमम इन्वेस्टमेंट हमारी है सोसाइटीज़ के अंदर, कि जो अच्छी ब्रांडेड सोसाइटीज़ हैं जिनके डेवलपर्स ने पहले भी डिलीवर किया है, अभी भी वो डिलीवर कर रहे हैं, एक से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स हैं, उनका पहले नाम है, वो अपना नाम नहीं ख़राब करेंगे, गुडविल मार्केट में ख़राब नहीं करेंगे, तो उनके साथ आप पैसा लगाएं। उनकी सोसाइटीज़ में अगर आप थोड़ा थोड़ा करके लगाएंगे, और इसमें एक चीज़ और भी आती है कि अगर आप एक से ज़्यादा प्लॉट लेना चाहते हैं, आप एक सोसाइटी में बुक करें एक प्लॉट, दूसरा दूसरी में करें, तीसरा तीसरी में करें, तो इस वजह से आपका जो रिस्क है वो फर्दर डिवाइड हो जाता है। तो नाज़रीन, इससे अब हम कंक्लूजन क्या निकाल सकते हैं कि 2008 की निस्बत से अगर देखा जाए तो आज प्रॉपर्टी में काफ़ी सारे ऑप्शंस हमारे पास आ चुके हैं। और दूसरा ये है कि 2008 के अंदर प्रॉपर्टी से रिलेटेड आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं होती थी। आपको अगर एक हाउसिंग प्रोजेक्ट है, उसका सिर्फ जानने के लिए कि ये लीगल है या नहीं है, इसकी एनओसी हुई हुई है या नहीं है, या होनी है या नहीं है, तो उसके लिए आपको डिपार्टमेंट में जाके भी आपके लिए इंफॉर्मेशन निकालना इतना इजी नहीं होता था। लेकिन आज अगर देखा जाए तो एक सोसाइटी के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो 20 बंदे हैं जो कि उसके ऊपर एनालिसिस करते हैं, जो कि अपनी राय उसके ऊपर देते हैं। तो उसमें से जब बंदा सुनता है तो बंदे को आइडिया हो ही जाता है कि कौन बंदा क्या कह रहा है, सही कह रहा है या नहीं सही कह रहा है, या गलत कह रहा है। तो नाज़रीन, इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव एंड इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।